दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत अब दिलचस्प दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसे दौर में जहां संत बनाम संत की जंग सीएम और डिप्टी सीएम की जंग में तब्दील होती जा रही है। सीएम तो चूंकि राज्य में एक ही है, योगी आदित्यनाथ, लेकिन डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दो हैं। आखिर वो कौन से डिप्टी सीएम है जिनके हाथों में शंकराचार्य की बागडोर बताई जा रही है? और ये बागडोर की बात मैं नहीं कह रहा, ये बागडोर की बात भी एक संत कह रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। और आशुतोष ब्रह्मचारी आखिर जो बात कह रहे हैं वो वाकई यदि गंभीर है तो कई सारे बड़े सवाल तो आशुतोष ब्रह्मचारी और पूरी सत्ता और सिस्टम पर भी उभर कर सामने आते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कोई गैर कानूनी काम हो रहा है? आशुतोष ब्रह्मचारी वही संत है जिनकी याचिका पर शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश एक स्थानीय न्यायालय ने दिया था और तब जाकर शंकराचार्य पर एफआईआर हुई। और शंकराचार्य बनाम मुख्यमंत्री और राज्य सरकार, ये लंबे समय से चल ही रहा था कि इस पूरे खेल के दरमियान मामला और ज्यादा उलझता हुआ नजर आया। खासकर आज उलझता हुआ नजर आया जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने राज्य के एक डिप्टी सीएम को सीधे सीधे लपेट लिया। तो क्या दिल्ली के इशारे पर कोई साजिश चल रही है? क्या गुजरात लॉबी के इशारे पर कोई साजिश चल रही है? और क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाने के तैयार नहीं है, खासकर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए? दरअसल आज आशुतोष ब्रह्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर किस्म के आरोप हैं। और उन आरोपों पर यदि हम जाएं तो सत्ता और सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि राज्य के एक उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम सीधे सीधे शंकराचार्य को उकसाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कुर्सी की लड़ाई है। अब चूंकि राज्य में दो डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, तो आखिर कौन से डिप्टी सीएम है जो बकौल आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य को उकसा रहे हैं? यह सवाल एक अलग सवाल बना हुआ है। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि आशुतोष ब्रह्मचारी कह क्या रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना। ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जल्द ही डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा हो जाएगा। सवाल यह है कि शंकराचार्य के ऊपर जिस प्रकार का मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय से परमिशन हासिल करने आशुतोष ब्रह्मचारी गए थे, उसके बाद उनकी भूमिका कायदे से यदि वो एक संत होते तो खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब वो इस मामले में एक पार्टी की तरह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक पार्टी, इस पूरे विवाद में एक पार्टी यानी एक पक्ष की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है कि वो एक पक्ष की तरह दिखाई दे रहे हैं? आखिर उन्हें किसका समर्थन हासिल है? अब तक के यदि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आचरण को देखा जाए तो भले ही मुख्यमंत्री के साथ उनके जितने विवाद हो, लेकिन एक पक्ष की तरह वो सामने कभी आए नहीं। एक पक्ष की तरह उन्होंने कभी बयान दिया नहीं। उनके साथ माघ मेले के दरमियान जो भी दुर्व्यवहार हुआ, पटुक ब्राह्मणों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, इन सब की चर्चा उन्होंने जरूर की, राज्य सरकार की आलोचना उन्होंने जरूर की, लेकिन वो एक पक्षकार बनते हुए नजर नहीं आए। आज जिस प्रकार के आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए वो उत्तर प्रदेश की सियासत के अंतःपुर में चल रही कई बड़ी कहानियों का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रही। लेकिन उन कहानियों के पर्दाफाश के चर्चे के पहले यदि हम उत्तर प्रदेश की सियासत में आशुतोष ब्रह्मचारी ने आज जो बात कही है, जो राजनीतिक बयान दिया है, यदि उस पर गौर करें तो बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल और इंटरनेट से जो जानकारी सामने आई है उसमें एक डिप्टी सीएम शंकराचार्य को उकसा रहे हैं, उन्हें धरने पर बैठने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक वो खुद यानी डिप्टी सीएम खुद ना आए तब तक उन्हें पानी पिलाने, तब तक धरने से उठना नहीं है। सवाल यह है कि कॉल डिटेल आशुतोष ब्रह्मचारी को किसने मुहैया कराई? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी डिप्टी सीएम या शंकराचार्य का फोन टैप हो रहा है? फोन टैपिंग अपने आप में एक अपराध है और बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के किसी भी व्यक्ति के कॉल को रिकॉर्ड करना यह अपने आप में और बड़ा अपराध है। एक समय में फोन टैपिंग के कथित आरोपों के चक्कर में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी चली गई थी।
वो साल 1988 का था। और आज तकरीबन 38 साल बाद एक बार फिर से फोन टेपिंग का मुद्दा तो नहीं गरमाएगा? ये सवाल बड़ा है। पेगासस की चर्चा इस देश में पहले से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेगासस जिस देश से आता है उस देश के दौरे पर यानी इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं। सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर इतनी निचले स्तर पर पहुंची क्यों कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का विश्वास खत्म हो गया? क्योंकि आज के आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान से यह साफ हो चला है कि आशुतोष ब्रह्मचारी कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष के साथ वो जुड़े हुए हैं। तभी उनके पास कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन किसको उकसा रहा है, ये सही बातें उनके पास आ रही है, या फिर आशुतोष ब्रह्मचारी संत होने के बावजूद सच बोलने से परहेज कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक बात है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का विवाद क्या वाकई इतने चरम पर पहुंच चुका है? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के विरोध में जाकर आलाकमान ने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर इलाके से ही आने वाले पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया। उसी वक्त से यह तय हो चला कि उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी राजनीतिक ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री पद पर उनके दिन अब बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली को, आलाकमान को, और मोटे तौर पर कहें तो आलाकमान पर हावी गुजरात लॉबी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश से सामने आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचना भी लाजमी था। लेकिन सवाल यह है कि वो चुनाव तो योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन के आधार पर हुआ नहीं, वो चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर हुआ था, उनके 10 साल के कामकाज के आधार पर था। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी 71 से 62 और 62 से 33 पर आ गई तो भला योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा क्यों बनाया जाए? ये सवाल राजनीतिक हलकों में लंबे समय से तैर रहा है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ साथ ब्रजेश पाठक, उनकी भूमिका क्या है? और हाल के दिनों में यदि उनकी गतिविधियों पर नजर रखें तो कई सारी चीजें साफ होती है। जब यह शंकराचार्य विवाद सामने आया, उसके बाद, उस शंकराचार्य विवाद के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहीं ना कहीं जो बयान दिए वो खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन शंकराचार्य के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले बयान थे। उनसे 2 कदम आगे निकलकर दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया। एक तरफ ब्रजेश पाठक ने लखनऊ आवास पर बटुक ब्राह्मणों को खाना खिलाया, उन्हें सम्मानित किया, और दूसरी तरफ शंकराचार्य और बटुक ब्राह्मणों के साथ माघ मेले के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे महापाप की संज्ञा दी। अब सवाल यह है कि महापाप हुआ नहीं हुआ ये अपनी जगह है, लेकिन संत हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ किसी धार्मिक आयोजन में यदि प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यवहार का मामला आता है तो निश्चित तौर पर वो आलोचना के योग्य है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। सवाल यह है कि इस आलोचना तक ही यदि ब्रजेश पाठक रुक जाते, जैसे केशव प्रसाद मौर्य रुक गए थे, तो बात अलग थी। ब्रजेश पाठक ने एक इंटरव्यू में, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही। उस वक्त उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहे, कभी छोड़े नहीं। तत्काल प्रतिवाद करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए और जो दूसरे वाले, यानी नरेंद्र मोदी नहीं, जो दूसरे वाले यानी योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा हो रही है, उनके बारे में पता कर लीजिए कि कब वो भाजपा में थे, कब नहीं थे, कब समर्थन किया, कब भाजपा उम्मीदवारों का विरोध किया। उनका इशारा इस तरफ था। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। ये बयान अपने आप में इस तरफ इशारा करता था कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सत्ता पर काबिज त्रिमूर्ति है, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके पीछे क्या लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन ही जिम्मेदार है? जी नहीं, लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दरअसल एक राजनीतिक बहाना है। बहाना इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को लेकर, यानी मोदी के बाद भाजपा का चेहरा कौन,
इस बात को लेकर राजनीतिक जंग, अघोषित सत्ता संघर्ष अब तेज हो चुका है। और इस अघोषित सत्ता संघर्ष के बीच में 3 नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहे हैं। एक नाम स्वाभाविक है कि केंद्र में नंबर 2 और गुजरात से ही आने वाले गृह मंत्री अमित शाह का है। तो दूसरा नाम उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से काबिज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के पहले लगभग 20 साल संसद में भी बिता चुके हैं। और तीसरा नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नागपुर इलाके से आने वाले, संघ का समर्थन प्राप्त देवेंद्र फडणवीस का भी है। अब इन तीनों के बीच जो अघोषित सत्ता संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, यह सत्ता संघर्ष या उत्तराधिकार की लड़ाई या आगे बढ़ने की कोशिशों में होड़, जो भी नाम आप दे दें, इन तीनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज रहने में, यानी शीर्ष पर प्रधानमंत्री पद पर या भाजपा के चेहरे के तौर पर काबिज रहने में एक सुविधाजनक स्थिति भी मुहैया करा रहा है। क्योंकि कोई भी चुनौती सामने से आए वो तभी मजबूत हो सकती है जब वो चुनौती एक चुनौती हो और चुनौती देने वाले तमाम पक्ष उसके पीछे लामबंद हो। लेकिन चुनौती जब 3 तरफ से 3 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चुनौती दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है उसे तब तक के लिए आराम है जब तक वो चुनाव हारकर सत्ता से बाहर ना हो जाए। तो यह स्थिति नरेंद्र मोदी के लिए मुफीद है। नरेंद्र मोदी के लिए जब यह स्थितियां मुफीद है, तो उस स्थिति में लखनऊ के सत्ता समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर लखनऊ को नरेंद्र मोदी कैसे चला रहे हैं या कैसे चलवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय जनता पार्टी को 14 वाली लोकसभा में हर चौथा सांसद उत्तर प्रदेश से जीत के आया। 2019 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त प्रदर्शन थोड़ा गिरा, बावजूद इसके हर 5वां सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर आया। लेकिन यह आंकड़ा बदल जाता है जब भारतीय जनता पार्टी सीधे 33 पर आकर अटक जाती है। भाजपा के सांसदों में अब हर 8वां सांसद, लगभग 8वां सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर आता है। 240 में महज 33 की संख्या है उत्तर प्रदेश से आने वाले भाजपा सांसदों की। और यहीं पर योगी विरोधी कैंप को मौका मिलता है कि दिल्ली की रेस से कैसे योगी आदित्यनाथ को बाहर किया जाए। जैसे मुंबई की रेस से देवेंद्र फडणवीस को बाहर करने की कोशिशें हुई थी, एकनाथ शिंदे मोहरा बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को यह गेम समझ में आ गया और विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस की फिर से ताजपोशी हो गई। लखनऊ में स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन लखनऊ के सत्ता समीकरण को आप देखें तो बहुत सारी चीजें एक साथ साफ हो जाती है। पहला, सत्ता के शीर्ष पर कौन 2 लोग काबिज हैं? सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। गुजरात की भाजपा की राजनीति में जब आनंदीबेन पटेल सक्रिय थी, उस वक्त माना जाता था कि आनंदीबेन पटेल शाह विरोधी कैंप को लीड करती है। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 तरह के कैंप अपने आसपास बना रखे थे और दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। एक अमित शाह का खेमा जो मुख्यमंत्री को के बहुत ज्यादा करीब समझता था खुद को, और दूसरा आनंदीबेन पटेल का खेमा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दोनों के लिए रास्ता निकाला। अमित शाह को दिल्ली में भाजपा का अध्यक्ष बनाया, तो गुजरात में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वही आनंदीबेन पटेल जो अमित शाह के एकदम करीब नहीं मानी जाती, वो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश में राज्यपाल है। और वही योगी आदित्यनाथ जो अमित शाह के साथ नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की रेस में उलझे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब यह कि उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली का रास्ता खुलता है, जहां से तय होता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, उस राज्य में टॉप 2 पोजीशंस पर योगी विरोधी लोग, अमित शाह विरोधी लोग दरअसल काबिज हैं। लेकिन उसके ठीक नीचे की पोजीशन को देखिए, नंबर 3 और नंबर 4 की जो पोजीशन है, यानी दोनों डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है, उस कुर्सी पर अमित शाह ने अपने आदमी को बिठा रखा है। और स्वाभाविक है कि उन दोनों में से किसी के लिए मुख्यमंत्री पद का रास्ता बन जाए, ताकि एक व्यक्ति रेस से बाहर हो जाए, एक प्रतिद्वंदी रेस से बाहर हो जाए और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से ही मुकाबला रह जाए। यह कोशिश तो योगी आदित्यनाथ के सामने अमित शाह ही नहीं बल्कि शाह की जगह कोई और होते
वो भी करते। दूसरी पार्टियों में भी ये स्थिति होती तो वहां भी वही स्थिति होती। ये सारी चीजें अलग अलग राजनीतिक दलों में चलती रहती है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति चरम पर है। योगी आदित्यनाथ को यदि भारतीय जनता पार्टी हटाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक तरफा झुकाव अमित शाह कैंप के पक्ष में होगा, यानी शाह कैंप का पलड़ा बीजेपी में भारी होने लगेगा। और सियासत में कोई अपने कितने भी करीबी को एक निश्चित सीमा तक तो आगे बढ़ाता है, लेकिन वहां तक आगे नहीं बढ़ाता जहां से उसकी कुर्सी को ही खतरा उत्पन्न होने लगे। लिहाजा अमित शाह को नरेंद्र मोदी नंबर 2 बना सकते हैं, इतना ताकतवर कतई नहीं बना सकते कि नंबर 1 की कुर्सी पर उनसे खतरा महसूस होने लगे। लिहाजा योगी आदित्यनाथ मोदी कैंप के हो या ना हो, मोदी की बात मानते हो या ना मानते हो, अपनी जिद भले ही चलाते हो, बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। लेकिन यह मजबूरी अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का कारण बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति जाति जनगणना के साथ शुरू हुई है कि जाति जनगणना का मुद्दा उठने के साथ अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के सहारे अपना नया पॉलिटिकल मिशन लॉन्च कर दिया और उस मिशन में कांग्रेस पार्टी, मायावती की पार्टी यानी बीएसपी के कमजोर पड़ने से दलित वोटर्स के बीच, अंबेडकराइट थॉट को मानने वाले, उस सोच को मानने वाले दलित वोटर्स के बीच एक तरह से गारंटर के रूप में जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सामने आने लगे, वहां से बीजेपी की चिंताएं बढ़ने लगी कि क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता को 2029 तक सुरक्षित रखने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाकर या बने रहने देकर 2027 में यूपी गंवाने की नौबत आ जाए। और यूपी गंवाने का साफ मतलब है कि दिल्ली की सत्ता से रुखसती का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाना। तो बीजेपी के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, अमित शाह कैंप को यह मौका मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक परिस्थितियों में क्या योगी आदित्यनाथ का बने रहना उचित है या योगी आदित्यनाथ की जगह किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मौका दिया जाना उचित है, ताकि अखिलेश यादव का पीडीए का राजनीतिक प्लेटफॉर्म या पीडीए का जो समीकरण है वो समीकरण ध्वस्त हो सके। कहने का मतलब यह है कि कमंडल में मंडल को घुसाकर कमंडल और मंडल की एक कॉकटेल टाइप का, पॉलिटिकल कॉकटेल टाइप का एक पूरी सोशल इंजीनियरिंग को सामने परोसकर क्यों ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाया जाए। लेकिन इसका दूसरा खतरा यह नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से यानी राजपूत समाज से आते हैं। अगर राजपूत समाज इसके विरोध में राजनीतिक प्रतिक्रिया दिखाने लगा, फिर भारतीय जनता पार्टी क्या उतने पिछड़े वर्ग के वोट ले पाएगी जिससे उसके नुकसान की भरपाई हो सके। नुकसान दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी के सामने है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पोजीशन थोड़ी कमजोर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस नाजुक मौके पर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग की सहानुभूति भी खोते जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक का जो बयान, जो इंटरव्यू में जिसका जिक्र मैंने किया, वो इसी तरफ इशारा कर रहा था। और इन सब के बीच बीजेपी के अंदर क्या संयोग है, उस संयोग पर यदि नजर डालें तो नजर आएगा कि क्या यह संयोग है या प्रयोग है। संयोग दरअसल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर है। वहां वो मदरलैंड और फादरलैंड की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं लोग। और ठीक इसके बाद की परिस्थितियों को आप देखें, उसी दरमियान, दरअसल बाद की परिस्थितियां नहीं, उसी दरमियान जहां एक तरफ प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान की यात्रा पर है। और जापान में जाकर वो हाई स्पीड ट्रेन पे की सवारी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि यहाँ की ट्रेनें 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ट्वीट भी कर रहे हैं कि 501 किलोमीटर की रफ्तार वाली ट्रेन में वो चढ़ रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी भारत में 501 किलोमीटर की रफ्तार वाली ट्रेन नहीं चला सकते हैं? क्या गुजरात लॉबी अभी भी सेमी हाई स्पीड की बातें कर रही है, उस तरफ वो तंज कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में क्या चल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री इजराइल में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान में, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जी हां, 2 डिप्टी सीएम में से एक केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी में है। और केशव प्रसाद मौर्य क्या जर्मनी से अपना राजनीतिक निशाना उत्तर प्रदेश पर लगा रहे हैं? ये एक अलग सवाल है।
राजनीति और सत्ता में निवेश आकर्षित करने के नाम पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट, बिजनेस समिट कई राज्यों में होते रहते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, और उसमें जितना बड़ा जलसा होता है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है नहीं आता है, वो सबको पता है कि जलसा ज्यादा होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत ज्यादा चरितार्थ होती है। लेकिन इन सब के सहारे सियासत को साधने में जब एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी में है, योगी आदित्यनाथ जापान में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में है, तब उस परिस्थिति में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहां है? वो दरअसल उत्तर प्रदेश में है। और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से तमाम लोग जब बाहर हैं, उस दरमियान ब्रजेश पाठक यूपी में है। लेकिन क्या ब्रजेश पाठक को ही यह माना जाना चाहिए कि ब्रजेश पाठक के तरफ ही आशुतोष ब्रह्मचारी का इशारा था? पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते। पक्के तौर पर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज वाले इलाके से आते हैं, पहले जिसे इलाहाबाद कहते थे, और उसी इलाके से दूसरे वाले डिप्टी सीएम जो जर्मनी दौरे पर हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी आते हैं। तो कई लोग ये भी कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ही उकसा रहे हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ये बात बोलते बोलते आज जरूर बोल गए कि जल्द ही उस डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस डिप्टी सीएम का नाम के खुलासे की बात आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं, इतना तो तय है कि जिस डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा वो करेंगे, या यदि उनके द्वारा न हो किसी और के द्वारा भी यदि होता है, अगर उनके आरोप सही है तब, तो उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ मजबूत होंगे। तो क्या आशुतोष ब्रह्मचारी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं? एक सवाल यह खड़ा होता है। इतना तो तय है कि जिस डिप्टी सीएम का नाम उछलकर सामने आएगा कि वो शंकराचार्य को उकसा रहे हैं, वो भले ही उकसा रहे हो या ना उकसा रहे हो, इतना तय है कि सीएम की रेस से उनका नाम पहले ही बाहर हो जाएगा। तो सीएम जब उत्तर प्रदेश में एक है ही, और जब एक सीएम उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ है, वो भी संत समाज से आते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, उनके बुलडोजर मॉडल को दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उसकी ब्रांडिंग में लगी रही। अब भला जिन योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड दूसरे राज्यों के प्रचार में होती है, उन योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर मॉडल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश होती है। भला योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाने के लिए किसी डिप्टी सीएम को मोहरा बनाया जाएगा? कुल मिलाकर यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर का सत्ता संघर्ष और एक ऐसे सत्ता संघर्ष में तब्दील होता जा रहा है जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन की तरफ से जो सामाजिक गठबंधन पेश किया जा रहा है, सामाजिक समीकरण बनाया जा रहा है, उसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ के सामने परिस्थितियां विषम हो रही है। और उन विषम परिस्थितियों से भाजपा के अंदर योगी विरोधी कैंप को यह मौका मिल रहा है कि योगी का रिप्लेसमेंट यदि चुनाव के पहले नहीं ढूंढा गया तो चुनाव में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और तीसरी परिस्थिति ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को यदि हटाया जाए तो किसे बनाया जाए, इसको लेकर दिल्ली इतना तो जरूर जानती है कि उत्तर प्रदेश में पर्ची से मुख्यमंत्री निकालकर किसी फर्स्ट टाइम एमएलए को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव कम से कम नहीं जीता जा सकता, बिहार का चुनाव कम से कम नहीं जीता जा सकता, बंगाल का चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह ऐसे जागरूक प्रदेश है जहां यदि बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर नहीं हो, वहां किसी को भी मुख्यमंत्री बना देने का प्रयोग सफल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है, निश्चित तौर पर नागपुर की भी एक भूमिका होगी, क्योंकि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत भी लखनऊ गए थे और लखनऊ में अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ के साथ भी हुई और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और मामला संत समाज से जुड़ा हुआ है, उसमें इतना तो तय है कि चूंकि दोनों तरफ संत समाज के लोगों का सहारा लिया जा रहा है, एक तरफ शंकराचार्य, दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी, तो इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं संत समाज के बीच जब विवाद की स्थिति है तो संघ के सामने भी विषम परिस्थिति है कि वो एक लाइन लेने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा है। परिस्थितियां बीजेपी के सामने बहुत विषम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जापान से लौट कर जब आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी से लौट कर आ रहे हैं,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से लौट कर आ रहे हैं, तो क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ेगी? दरअसल यूपी में रायता बहुत फैल चुका है, और जब रायता इतना फैल चुका है तो राजनीतिक तौर पर रायता कभी समेटा नहीं जाता, खाने वाला रायता भी कभी कभी समेटा नहीं जाता, क्योंकि रायता एक बार फैल जाता है उसके बाद उसे समेटना मुश्किल होता है, नया रायता ही बनाना पड़ता है और उसे एक मजबूत बर्तन में रखना होता है ताकि फिर से रायता फैलने ना पाए। क्या बीजेपी उस मजबूत राजनीतिक बर्तन की तलाश कर रही है, जिस बर्तन में नए राजनीतिक रायता को रखने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके? देखते जाइए, बहुत दिलचस्प हो चली है उत्तर प्रदेश की सियासी परिस्थिति, और उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना कुछ चल रहा है, फायदा अपोजिशन को मिल रहा है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितना यहां अगड़ा पिछड़ा दलित उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जितना चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद अब लोकसभा चुनाव के बाद से ही कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें अखिलेश यादव और विपक्ष की दिली तमन्ना तो ये जरूर होगी कि चुनाव तक योगी आदित्यनाथ ही बने रहे, क्योंकि इससे ज्यादा आदर्श परिस्थिति विपक्ष के लिए कुछ नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।